तो कैसे पता लगाओगे आप? एक पैकेट को तो हम कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं? एक पैकेट को तो ड्रॉप कर रहे हो आप इक्वेटर पे, एक को ड्रॉप कर रहे हैं पोल पे। तो देखो इक्वेटर और पोल से क्या फर्क पड़ेगा, ये देखते हैं अपन यहाँ पर, ये देखते हैं। ठीक है, और इस तरह से बना लेते हैं हम। ठीक है, सो दिस एक्स दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेटर, यहाँ पर इक्वेटर हो जाएगा, एंड दिस इज पोल, ये पोल हो जाएगा, है ना। अब मान ले इक्वेटर पे जो रेडियस है वो आर ई है, और पोल पे जो रेडियस है वो क्या है, आर पी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें, आप देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है होता है जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखो इक्वेटर जो है, इक्वेटर पर जो रेडियस है वो ज्यादा है पोल से, इक्वेटर की जो रेडियस है वो पोल से ज्यादा है, तो इसलिए जो इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो कम होगी और पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? ये तो आपको आना चाहिए, पढ़ा रखा है हमने, स्टडी किया हुआ है। तो इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होती है, पोल पे कम होती है। अब मान लो पैकेट को ड्रॉप करा, पैकेट को ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से, हाइट जो है वो सेम है। ठीक है, पैकेट को ड्रॉप करते हैं अपन सेम हाइट से, है ना। तो देखो आप, जैसे एट अपन बात करें, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे ड्रॉप करा, है ना, इक्वेटर पे जैसे ड्रॉप करा, आप इक्वेटर पे ड्रॉप करोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, ड्रॉप कर रहे हो, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो प्लस जी के बराबर हो जाएगा। पर इक्वेटर के लिए क्या लिख देंगे अपन, जी ई लिख देंगे यहाँ पर, है ना। और ये बात कर रहे हैं क्या, और हाइट जो है वो सेम है, हाइट जो है वो सेम है, उसको एच ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम ये लगा लें एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए, तो एस तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और प्लस हाफ जी ऑफ इक्वेटर, और ये टी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, टू एच डिवाइड बाई जी ऑफ इक्वेटर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब देखो ये जो टाइम ही अपन कहा ले रहे हैं इक्वेटर पे, ये वाला टाइम अपन ले रहे हैं इक्वेटर पे, इक्वेटर के लिए। तो 2h को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो टी ऑफ इक्वेटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/g ऑफ इक्वेटर। आए यहाँ पर, ये आए फॉर्मूला अपने पास। तो ये तो आ गया आपके इक्वेटर के लिए। सिमिलरली अगर मैं पोल के लिए लिखूं, अगर इसी को अपन पोल के लिए लिखें, फॉर पोल, तो पोल के लिए क्या आ जाएगा, पोल के लिए आ जाएगा टी ऑफ पोल का स्क्वायर, एंड इजिकल टू आ जाएगा आपके, प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके 1/जी ऑफ पोल आ जाएगा, यहाँ पर ये जी ऑफ पोल आ गया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से देखो आप, इधर देखो आप, यहाँ पर देखो अगर अपन ये रेशियो लेना चाहे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पहली और दूसरी को, तो टी ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टी ऑफ पोल का स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा है, तो यहाँ डिवाइड में जी ऑफ इक्वेटर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, जी ऑफ पोल आ जाएगा। अब ये रेशियो निकाल लो आप, यहाँ से देखो जी ऑफ पोल जो है डिवाइड बाय जी ऑफ इक्वेटर है, इसकी वैल्यू क्या है आपके, ये देखो जी ऑफ पोल डिवाइड बाय जी ऑफ इक्वेटर, तो ये जो है ना जी ऑफ, ये जी ऑफ पोल डिवाइड बाय जी ऑफ इक्वेटर, ये देखो आप यहाँ पर लिख दो, इसको ध्यान से देखना आप, ये आ गया 1 < जी ऑफ पोल डिवाइड बाय जी ऑफ इक्वेटर, यहाँ से आ गया अपने पास, है ना। अब देखो जी ऑफ पोल और जी ऑफ इक्वेटर की वैल्यू यहाँ से रख दो आप, तो ये 1 क्या आ जाएगा, 1 < टी ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर डिवाइड बाय टी ऑफ पोल का स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ पोल इज लेस देन टी ऑफ इक्वेटर। यानी जो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम विल दोस पैकेट्स टेक सेम टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। दोनों क्या सेम टाइम लगाएंगे? तो सेम टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अलग अलग है इक्वेटर और पोल पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, पोल पर जो है कम टाइम लगेगा, इक्वेटर पे ज्यादा लगेगा, पोल पर जो है वो कम टाइम लगेगा और इक्वेटर पे टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल करना। तो ये तो कर लिया हमने, ये तो क्लियर है ना। आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स डेट ऑन द अर्थ। यानी किसी पर्सन का जो मून पर जो वेट है वो 1/6 टाइम है, उसका वेट कहाँ पर है, अर्थ पर है। समझ में आया? द वेट
of any person on the moon is about 1/6 times that on the earth. He can lift a mass of 15 किलोग्राम on the earth. He can lift a mass of 15 किलोग्राम. तो मास दिया हुआ है आपको. He can lift a mass of 15 किलोग्राम. 15 किलोग्राम on the earth. What will be the maximum mass? ठीक है. What will be the maximum mass which सर can be 90। lifted? 90 किलोग्राम. ओके, वेरी गुड. अभी चेक कर देते हैं. तो देखो अगर इसका वेट निकाले अपन, इसका वेट निकाले अपन किस पे? अर्थ पर. अर्थ पर इसका वेट निकाले तो क्या होगा? mg होगा. होगा ना. अब मास, इसका जो अपन वेट निकाले, वेट क्या होगा? वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1/6. तो यानी ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका आप यूज कर सकते हो यहाँ पर. इसका आप यूज कर सकते हो, है ना. क्या यूज कर सकते हो कि मून पर जो वेट होता है वो 1/6 टाइम्स होता है वेट ऑन अर्थ. ठीक है. अब मान लो कोई बॉडी दे रखी है 15 किलोग्राम की है. कितने की है? 15 किलोग्राम की है. ये कह रहे हैं व्हाट विल द मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द मून. तो मान लो कि लेट, उसने जो फोर्स अप्लाई करा है, लेट फोर्स लेट फोर्स applied by person to lift 15 kilogram mass, 15 kilogram mass on earth is fe ले लेता हूं. अब ये कह रहे हैं कि अर्थ पे जितना फोर्स लगा रहा है वो इसको उठाने में, उतना ही मून पर भी लगाएगा वो. तो अर्थ के लिए कितना जाएगा? m और g ऑफ अर्थ, है ना. ये अर्थ पर इसका मास दिया हुआ है, ये अर्थ पर मास दिया हुआ है. अब मान लो मून पर जो इसका मास है वो क्या है? m डैश है मून पर मास. और ये क्या आ जाएगा? g ऑफ मून आ जाएगा. कितना आ जाएगा? g ऑफ मून आ जाएगा. अब इससे ये भी रिलेशन ध्यान रखना कि g ऑफ मून जो होता है वो 1/6 टाइम्स होता है g ऑफ अर्थ. ठीक है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मून के लिए होती है वो क्या होती है? 1/6 टाइम्स होती है g ऑफ अर्थ. ठीक है. अब वैल्यू रख दो आप. मास कितना है इसका अर्थ पर? 15 किलोग्राम है. जी की वैल्यू कितनी है अर्थ पर? 10 है. ठीक है. यहाँ पर एम डैश आ जाएगा. ये 10 मत रखो, ये तो कैंसिल कर देंगे अपन अब यार. इसको आप ऐसा करो, इसको एज इट इज ही रहने दो, जी ऑफ अर्थ ही रहने दो यहाँ पर. ये एम डैश कर दो और एम डैश ये जी ऑफ मून आ जाएगा. ठीक है. तो आप करो 15 नाउ जी ऑफ अर्थ, ठीक है, इज इक्वल टू एम डैश. और जी ऑफ मून क्या है? 1/6 टाइम्स ऑफ जी ऑफ अर्थ है. ठीक है. तो जी ऑफ अर्थ कैंसिल कर दो. और यहाँ से आप देखो 15 इंटू 6 हो जाएगा, ये एम डैश आ जाएगा. तो यहाँ से एम डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा? 90 किलोग्राम. आया समझ में? ठीक है. कर लोगे सॉल्व, है ना. तो सही आंसर बोला आयुष ने एकदम. आंसर जो आएगा आपका 90 किलोग्राम आएगा. आया समझ में? इस तरह से सॉल्व करना है आपको. 21 क्वेश्चन देखते हैं अपन. कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड आर. आपको बताना एवरेज डेंसिटी ऑफ द, आपको क्वेश्चन जो कहा गया है वो क्या है? एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो हम लेते हैं कि लेट कैपिटल एम इज इक्वल टू, अपन ले लेते हैं मास ऑफ अर्थ. कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है. ठीक है. ऐसे ही आर ले लेते हैं. आर इज इक्वल टू हम लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ. आर इज इक्वल टू क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है अपने पास. ठीक है. और रो जो है वो हम ले लेते हैं कि एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ. क्या हो गया? ये एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया. तो आप देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम. समझ रहे हो बात? डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है. तो मास तो आपको दे ही रखा है, मास ऑफ अर्थ. वॉल्यूम निकाल लो. वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो अर्थ क्या है? स्फेरिकल है. स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 एंड पाई आर क्यूब. समझ में आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब. वी क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम. वी क्या है अपने पास यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कंसिडरिंग दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है. अब यहां से आप फॉर्मूला लगा दो. डेंसिटी इज इक्वल टू मास तो एम हो गया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. आपसे क्या पूछा है? आपको क्या बताना है? देखो डेंसिटी बतानी है. तो डेंसिटी आप निकाल सकते हो यहाँ से. डेंसिटी इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा. डेंसिटी देखो आप कितनी आ जाएगी. डेंसिटी आप यहाँ से निकालो कि ये आ जाएगा आपके पास 3m ये आ गया 3m, और ये 4 पाई आर क्यूब आ गया. ठीक है. ये एक इक्वेशन आ गई.
पर ये तो ठीक है, पर ये कह रहे हैं कि आप इनको स्मॉल जी चाहिए, कैपिटल जी चाहिए और कैपिटल आर चाहिए। ठीक है, स्मॉल जी, कैपिटल जी और कैपिटल आर, आर तो है इसमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो स्मॉल जी जो होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, जीएम अपॉन आर, स्मॉल जी इक्वल टू होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, एम नहीं है ना इसके अंदर, तो एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय कैपिटल जी। समझ में आ रहा है ना। अपन को आंसर जो है स्मॉल जी, कैपिटल जी और आर में चाहिए, तो यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू निकाल दो और स्मॉल एम की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन 1 में रख दो। पुट पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, रो, तो रो इज इक्वल टू 3 और ये डिवाइड बाय आ जाएगा आपका 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अब यहाँ रख दो आप कैपिटल एम की वैल्यू। तो कैपिटल एम की वैल्यू देखो कितनी है, स्मॉल जी, ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम के लिए स्मॉल जी आर स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल जी। ठीक है, अब देखो आप कैंसिल कर लो, जो कैंसिल हो रहा है ये आर क्यूब है, इससे इस आर स्क्वायर को तो कैंसिल कर दो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, रो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/4। ठीक है, 3/4 और ये ऊपर जी आ जाएगा, है ना, 3 जी और 4 पाई आर जी, 4 पाई आर और जी। आप देखो ये डेंसिटी आ गई, आपसे एवरेज डेंसिटी पूछी थी और एवरेज डेंसिटी किसकी टर्म में आई है, देखो अपने पास इसमें स्मॉल जी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है और कैपिटल जी भी आ रहा है। ठीक है, स्मॉल जी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, कैपिटल जी भी आ रहा है। आया समझ में, है ना। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। आया समझ में, क्लियर है बात, हो गई, समझ में आया ना कैसे सॉल्व होगा। तो ये 21st क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन 22nd क्वेश्चन। 22nd क्या है, द सर अर्थ इज, 21 समझ नहीं आ रहा। हाँ 21st बताए थे ना दोबारा, थर्ड। 23rd क्या है, हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। हाउ डज द वेट, वेट की बात कर रहे हैं, हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखो वेट ऑफ अ बॉडी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी होता है। वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी होता है। तो डब्ल्यू इजिकल टू एम को अगर मैं बाहर कर दूं, तो स्मॉल जी इजिकल टू क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलो सही है क्या बात, आ रही है समझ में। तो वेट ऑफ अ बॉडी, ये बात करें कि वेट ऑफ अ बॉडी, तो वेट ऑफ अ बॉडी देखो, जो मास होगा जो मास होगा, अर्थ का मास उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर हम ये कहें कि स्मॉल एम जी और आर स्क्वायर अगर कांस्टेंट है, तो वेट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ एंड वेट ऑफ अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आया समझ में, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, बोलो यस नो करते जाओ भाई, है ना। नहीं आ रहा तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर ये कह रहे हैं, इन हाइपोथेटिकल केस इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ। तो मान लो डायमीटर ऑफ द अर्थ पहले d1 था, बाद में डायमीटर ऑफ द अर्थ हो गया d2। तो d2 जो है वो कितना है, d1/2 है। d2 कितना है, d1/2 है, बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास बिकम्स 4 टाइम्स। अब पहले मान लो मास कितना था, m1 था, बाद में मास कितना ले लिया अपन ने, m2। तो ये m2 क्या है, 4 टाइम्स ऑफ m1 है। क्या है, 4 टाइम्स ऑफ m1 है। ठीक है, then how would the weight of any object on the surface of the earth affected। तो वेट कैसे चेंज होगा, तो वेट अपन निकाल रहे, तो वेट कैसे होगा। आप देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हम ऐसा करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर मैं g2 कर दूं यहाँ पर, तो g2 इजिकल टू, जी तो कांस्टेंट है, मास अपन को m2 लेना पड़ेगा। ठीक है, और रेडियस क्या लेनी पड़ेगी आपको, R2 लेनी पड़ेगी, R2 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो डाया दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हो आप, डाया दे रखा है अगर आपको तो रेडियस निकाल सकते हो। तो रेडियस, रेडियस जैसे मान लो पहले रेडियस R1 थी, तो बाद में रेडियस R2 कितनी हो जाएगी, R1/2 हो जाएगी। अगर डाया आधा करोगे तो रेडियस भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो स्मॉल जी, ये जी को तो ऐसे ही रहने दो, m2 इजिकल टू कितना है, जो मास है उसका वो कितना है, 4 टाइम्स ऑफ m1 है, तो 4 टाइम्स ऑफ m1 कर दो आप। और रेडियस जो है उसकी क्या आधी है, तो ये R1/2 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो आप यहाँ पे, है ना। तो देखो G2 कितना आ जाएगा आपके पास, G2 इजिकल टू आ जाएगा कैपिटल जी, ये 4m1 ये आ गया आपके पास, और डिवाइड बाय ये R1,
R1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो यानी आपके पास आ जाएगा 16 कैपिटल जी, 16, ठीक है, कैपिटल जी, और ये M1 और डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, G1 हो जाएगी, तो 16 G1 आ जाएगा। आया समझ में? G2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 G1 आ जाएगा। अगर मान लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 16 टाइम हो गई, तो वेट कितने टाइम्स हो जाएगा, वेट भी 16 टाइम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वेट ऑफ अ बॉडी जो अपन बोलते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी अगर अपन बात करें, वेट ऑफ अ बॉडी तो वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है, W इजिकल टू mg होता है ना। अब मास तो कांस्टेंट है, मास तो क्या है, कांस्टेंट है, मास तो वेरी करता ही नहीं है। तो मास तो आप बॉडी, स्मॉल m क्या है, बॉडी का मास है, ठीक है। तो वेट क्या होता है, g के प्रोपोर्शनल होता है। वेट क्या होता है, g के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 16 टाइम्स हो गई, तो वेट भी कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। बोलो आया आंसर, कर दोगे? हम्म, बोलो, अगर प्रॉब्लम है तो पूछो भाई, बताओ। 24th इसमें दे रखा, हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड द डिस्टेंस। तो देखो उनके बीच ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया अपना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मासेस के तो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हो गया। और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो इसके पहला पार्ट जो है उसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर क्या करे, आई स्टूडेंट थॉट दैट टू ब्रिक्स टाइड टुगेदर वुड फॉल फास्टर देन अ सिंगल वन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, डू यू एग्री विद द हाइपोथेसिस और नॉट। तो अपन इससे एग्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, डज नॉट does not depend on mass ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। जो बॉडी फॉल हो रही है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड मास ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। तो अगर वो एक की जगह दो ब्रिक भी बांध के गिराएगा, फॉल करेगा, तब भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मास ऑफ अ बॉडी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो आप ये आंसर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी आंसर आप रीड कर सकते हो, और नीचे मैंने एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा 24। फिर 25th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 25th क्या है, द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 and m2 having the same size are dropped simultaneously from height h1 and h2 respectively. Find out the ratio of time they would take in reaching the ground. Will this ratio remain the same if one of the objects is hollow and the other one is solid, or both of them are hollow, size remaining the same in each case, give reason। ठीक है, 1 मिनट है, आप सोच लो इसका आंसर क्या होगा।